हमारा आज का दूसरा लेक्चर है वो है शेख नसीर का, जो कि बायस्टर कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। ये इसके बारे में ये स्कॉस्ट का ही प्रोडक्ट है, यहाँ के ही अलुमनी है, यहाँ से नहीं बीएससी और एमएससी किया है हॉर्टिकल्चर में। तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बट आज ये अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा आपको। Respected Program Coordinator Dr. Ishfaq Afdeezar, other members of this institute, the supporting staff and the participants, a very good afternoon to all of us. I would especially like to thank Dr. Sir for having us here, inviting us. So, is it comfortable? कौन सी language में? उर्दू और English में? चलो ठीक है। तो before I proceed, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम शेख नसीर है। मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉट से हुई है। सो फॉर मी इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय, इट फील्स गुड कि मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ। 2019 में मेरा रावे प्रोग्राम था, तो इस केवी के मैं आता था मैं। तो थैंक यू ऑल फॉर हैविंग अस हियर। तो टुडे जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि आई कम फ्रॉम एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको हम थोड़ा बहुत कमर्शियल एंगल से देखेंगे। सो एट बायोस्टैट वी बिलीव the future of mankind is deeply rooted in the future of agriculture. So हमारा जो future है ना, mankind का future है, it is directly or indirectly connected with agriculture. So हमारा जो mission है वो ये है कि हम farmers को empower करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो agriculture produce उस पर हम ये contribute करें, because दुनिया को इसकी ज़रूरत है। So जो आज का topic एक मिनट, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि प्लांट बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। तो आपका जो ये सारा प्रोग्राम है ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो बिकॉज यू आर ऑल बाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स, सब लोगों का कुछ है, स्टार्टअप्स होने वाले हैं, कुछ लोग ऑलरेडी आपके जो जिनका ऑलरेडी सेटअप होगा बिजनेस। तो ये स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू अडॉप्ट द चेंज। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा? चेंज लाएंगे, और जैसे आप चेंज लाओगे यू विल हैव टू फेस द चैलेंज। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, तो चैलेंज को जैसे जैसे आप टैकल करते जाओगे तो वहाँ से क्या निकल के आएंगे? अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ जाएंगे। तो ये द फर्स्ट स्टेप टू मेक एनी एंटरप्रेन्योरशिप और कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर चेंज कितना लाओगे। तो ये जो सारा अगर आप देखेंगे ना, वी आर ऑल इनडायरेक्टली, चाहे यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ना केवी के को, यहाँ के सारे साइंटिस्ट को देखेंगे, स्कॉस को देखेंगे, डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, या एग्रो इंडस्ट्री को देखेंगे, स्टूडेंट्स को देखेंगे, जो एग्रीकल्चर में हम सब आए हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो वी ऑल रिवॉल्व अराउंड द फूड। अल्टीमेटली जो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, तो ऑब्जेक्टिव, फाइनल ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द फूड, ठीक है। तो अगर आज आप देखो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो फूड ही है। फूड इसलिए प्रॉब्लम है, अगर आप दुनिया को देखोगे ना, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग जियोग्राफी से जो लोग आते हैं, किसी को लैब मेड फूड चाहिए, ठीक है। लैब मेड कौन सा फूड होता है? जो आप लैब्स में बनाते हो, स्पेशलाइज्ड ये लैब्स होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, आप फूड्स बनाते हो। वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें आप लिमिटेड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स, वाटर, ये सारे जो है रिसोर्सेज आप लिमिट करते हो। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। या कुछ लोगों के इसमें आपको कस्टमाइजेबल न्यूट्रिशन मिलता है, आपको अपने हिसाब से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आप क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे। तो अलग अलग लोग हैं जिनको लैब फूड चाहिए, या बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि वो नॉनवेज नहीं प्रेफर करते, बट उनको मीट खाना है, वो कहाँ से खाएंगे? सो वो भी लैब मेड फूड ही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो है वो कुछ कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे, सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत गरीब लोग हैं, तो उनको बेसिक फूड नहीं मिल रहा है, तो उनको खाना चाहिए, किसी भी तरह का आप उनको खाना दो, बट उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो कोई सेक्शन ऐसा है जिनको सुपर फूड्स चाहिए। हमारी सोसाइटी में, हमारी दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई कुछ एलीट्स ऐसे भी है जो अभी कहाँ पे फोकस्ड है, उनको सुपर फूड्स चाहिए। सुपर फूड्स समझते हैं आप कौन से फूड्स होते हैं? वो फूड्स होते हैं जिनमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए,
तो कोई लोग ये होता है कि जो वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब सर नेक्स्ट तो ये प्रॉब्लम जो है फूड की क्यों है, बिग इशू क्यों है फूड? देखो अगर आप देखोगे ना दुनिया में कहीं पे आपको, अगर आपको हाई क्वालिटी फूड कंजप्शन मिलेगी, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो क्वालिटी पे फोकस्ड है, जिनको अच्छे क्वालिटी का खाना चाहिए, तो उस एरिया में आपको हेल्दी पीपल मिलेंगे। लेकिन जो प्लेनेट है ये अनहेल्दी मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिटी फोकस्ड है, वो एनवायरमेंट फोकस्ड नहीं है। जहाँ पे इंटेंस प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे रिसोर्सेज को इंटेंसली यूटिलाइज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाई जाए, जहाँ पे कमर्शलाइजेशन ज़्यादा होती है, ताकि कम यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस किया जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए, वो कमर्शियल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप उसको देखेंगे वहाँ के लोग ना वो हेल्दी होंगे, वो भी अनहेल्दी होंगे और उनका एनवायरनमेंट भी अनहेल्दी होगा, क्योंकि देखो उनको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए। वो क्या करेंगे, वो केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि उनका पर्पस डिफरेंट है। तो वहाँ पे अनहेल्दी लोग मिलेंगे, अनहेल्दी प्लेनेट मिलेंगे। फिर आपका आएगा लो क्वालिटी वाले लोग, जो लो क्वालिटी, जैसे मैंने बोला अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, सोमालिया जैसे देश, वहाँ पे बेसिक फूड नहीं है, तो वो क्वालिटी पे अभी उनकी ज़मीन में से जो निकल रहा है उनको चाहिए वो, तो वो जो अभी क्वालिटी नहीं वो उनको खाना चाहिए, तो वो लो क्वालिटी फूड मिल रहा है, वहाँ पे लोग आपको अनहेल्दी मिलेंगे। बट अगर वहाँ उनका प्लेनेट आप देखोगे वो हेल्दी मिलेगा। फिर आता है हमारा एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट प्रोडक्शन वो होती है जहाँ पे आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, आपके क्वालिटी के साथ साथ आप किसको करोगे, एनवायरमेंट, अपने प्लेनेट की केयर करोगे, तो उस सूरत में आपको हेल्दी लोग भी मिलेंगे और हेल्दी प्लेनेट भी मिलेगा। नेक्स्ट, तो अभी क्या है, ये सारी सिचुएशन देखने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू थिंक डिफरेंटली। अभी डिफरेंटली हमें सोचना है और आगे बढ़ना है। देखो जो अभी सर बोल रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ हम करेंगे ना, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई आइडिया मिला है, आपको कोई बिजनेस आइडिया है, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारे पास क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है, वी नीड टू हैव हॉलिस्टिक व्यू ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वो एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो है कि जो जनरेशन तक चलेगा, ठीक है। हेल्थ और प्लैनेट दोनों इसमें रहेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन से ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? अगर आप यहाँ पे आप सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, तो आप एक सस्टेनेबल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो इस सस्टेनेबल बिजनेस कैसे सेटअप होगा? इसमें 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक होना चाहिए इकोनॉमिक सक्सेस। इकोनॉमिक सक्सेस मतलब ये है कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पैसा आना चाहिए उस बिजनेस से। नंबर 2 आपका क्या हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके इर्द गिर्द, आपकी कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को बेटर करना है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपका एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके बिजनेस में होंगी तो उसको क्या कहेंगे हम, वो एक सस्टेनेबल सेटअप है, वो एक सस्टेनेबल बिजनेस है। देखो टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़रूरी लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। तो वो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे उबर है। उबर दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी, उनके पास अपनी एक भी टैक्सी नहीं है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे एयरबीएनबी का, ये दुनिया की लार्जेस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइडर है। अगर आपको घर चाहिए, होटल चाहिए, जो भी खरीदता है वो कौन प्रोवाइड करेगा दुनिया में, उनके पास अपनी एक बिल्डिंग भी नहीं है। तो सिमिलरली आपके स्काइप को देख लो, लार्जेस्ट फ़ोन कंपनी है, उनके पास कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास अलीबाबा एक चाइनीज़ कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, सबसे ज़्यादा सामान कौन बेचता है, उनके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है, वो खुद कोई कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो फेसबुक है, सब लोग चलाते हैं। फेसबुक क्या है, मोस्ट पॉपुलर अभी ऐप है ना, वहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फेसबुक खुद कुछ भी नहीं बनाता, उनका कोई अपना कंटेंट नहीं है। इसी तरह आप देखो सोसाइटी वन है या नेटफ्लिक्स, आजकल देखते हैं सारे नेटफ्लिक्स पे सारे मूवीज जो भी कुछ आ रहे हैं प्रोग्राम्स, वो कहाँ पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स के पास ना कोई प्रोडक्शन हाउस है, ना उनका अपना सिनेमा है कोई। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी या आपको कुछ बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू बोरो द टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में आपको बता दूं ना, एक
रिमप्रो एक सॉफ्टवेयर है जो रिसेंटली यहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ एग्रो इंडस्ट्री में वो यूज़ होता है। उस सॉफ्टवेयर से क्या पता चलता है? रिमप्रो वो अभी बहुत यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, उससे आपको टाइम ऑफ डिजीज जो है ना फोरकास्ट कर सकते हो। इस एरिया में अभी कहाँ पे है, यहाँ पे कब आएगा, कौन सी डिजीज कब आएगी। इसी तरह अगर आप एआई का देखेंगे एग्रीकल्चर में, या आप रिमोट सेंसिंग का देखेंगे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको आप फ्रूट्स के जो इंडिविजुअल है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एप्पल ट्री है, आप रोबोट्स का यूज़ करके उस पर काउंट कर सकते हो एक्चुअली इस ऑर्चर्ड में कितने एप्पल्स हैं। इनका सक्सेस रेट और प्रेसिजन बहुत ज़्यादा है। या प्रेसिजन एग्रीकल्चर में आप देखो एआई या रिमोट सेंसिंग, आप एक प्लांट पे देख सकते हो कौन से लीफ पे डिजीज आई है, तो हमें कितना डोजेज का ये हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है, फर्टिलाइजर करना है, जिसको हम प्रेसिजन एग्रीकल्चर, तो वो अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें कितना यहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका? किसका? सस्टेनेबिलिटी आपने भी कहा, ये रिमप्रो अभी जो बड़े बड़े एमएनसी हाउसेस है ना, जो बिलियंस में बिजनेस करते हैं, ये पेड सॉफ्टवेयर है, अभी वो ला रहे हैं यहाँ पे, वो भी यूरोपियन कंपनीज है, तो अभी बहुत लिमिटेड यूज़ हो रहा है। तो अभी उस पर हमें टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, जो हमारा सेक्टर है ना, जो लास्ट वाला बबल आप देख रहे हैं येलो कलर, दिस वन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में एग्रीकल्चर कहाँ पे है? सबसे पीछे। आप देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, उसके बाद आपका कौन है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस। वो टेक्नोलॉजीज को कितना अर्ली अडॉप्ट किए हैं और वो ग्राफ में कहाँ पहुंचे, और सबसे लास्ट में क्या है, एग्रीकल्चर। सो वी आर द लेट मोर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, एग्रीकल्चर के लिए आई एम कंसीडरिंग इट एज एन R&D। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो इसमें एक्सपोजर आपसे ही मिलता है ना हमें, कि अगर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेट आ गई तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? तो देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एक प्राइवेट कंपनी की कभी नहीं होती है, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज अप टू द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको, यूनिवर्सिटीज आर देयर, डिपार्टमेंट्स आर देयर, MSME देयर, सरकार तो फंड कर रहा है ना आपकी, बट सर ने क्या बोला, अडॉप्ट तो करो पहले, ठीक है। अभी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, बेसिक स्टार्ट तो यहीं से होती है ना, चलो वो एडवांस लेवल पे होता है, टेक्नोलॉजीज को अगर अडॉप्ट करेंगे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी ना, बट है, हम तो है बाय डिफॉल्ट, हम लेट मूवर है। और ये कश्मीर नहीं है ना, ये पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ जी सर। आप समझ रहे एग्रीकल्चर में वो क्यों है सर, वो ग्लोबली क्यों है, एग्रीकल्चर क्यों पीछे है? एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट हम है, यहाँ पे नहीं है ही नहीं ना, टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट नहीं करते, मे बी लैक ऑफ फंड्स, या ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, बट एक्सपेंसिव है। तो ये जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, इसका पहला स्टेप कौन करेगा? आप नहीं ले सकते ना, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये तो या सरकार को लेना पड़ेगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है ना। आपके पास सरकार का डेटा चाहिए, आपके पास रिमोट सेंसिंग है, अभी भी जो रिमोट सेंसिंग यहाँ पे यूज़ होती है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, उसका आधा डेटा हमें US से लेना पड़ता है। जो आपका जियोग्राफी, ये जो टोपोग्राफी का डेटा कहाँ से लेना पड़ता है, अभी भी US से लेना पड़ता है। तो अभी है बैकवर्ड, हम तो है बाय डिफॉल्ट इसमें है, बट इसमें हमें आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप अभी कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि आप आज करोगे अगले 2 साल तक करोगे, आपका ये विजन, अब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ दशकों तक चलेगा, इसका फ्यूचर बहुत है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे आगे आपको क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट लेवल कस्टमर्स मिलेंगे। जो आज का कस्टमर है, आप हो या मैं हूँ, और आज से 20 साल पहले जो कस्टमर होते थे उनमें और आज में कितना फ़र्क है। तो आने वाले 10 साल में आपके जो कस्टमर्स मिलेंगे ना, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड कस्टमर्स होंगे। वो क्या चाहेंगे आपके प्रोडक्ट में क्या क्या हो, वो सेफ हो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी उनको चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो आपको कस्टमर आने वाले टाइम में वहीं से बताएगा मुझे ये चाहिए आपके प्रोडक्ट में। यूरोप में वैसे स्टार्ट हुआ है, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो क्रॉप स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। तो नेक्स्ट लेवल कस्टमर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर्स आने वाले हैं, उनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, इस तरह सेटअप करना है कि आपको उनको हैंडल कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आप फिर, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस डे बाय डे, क्योंकि अवेयरनेस है, गवर्नमेंट अवेयरनेस इज देयर, यूनिवर्सिटीज़ है, सब लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो जो कस्टमर है वो क्या है, वो है उसको प्रोडक्ट के बारे में सारा पता है, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा ये। तो दूसरा है, अभी अगर आप देखेंगे ना गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी कहाँ है इंडिया, फोकस्ड कहाँ है, सस्टेनेबिलिटी पे है। सरकार कहाँ ध्यान दे रही है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए।
क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत लैंड जो है वो बहुत घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसमें हमें क्या होता है, इम्प्रूव लैंड एफिशिएंसी। जो आप लैंड यूज़ करोगे उसमें क्या करोगे, इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है। कम एरिया में आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो न्यूट्रिशनल लॉस है वो ज़मीन में से नहीं होना चाहिए, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए। सॉइल जो है इट शुड बी प्रोडक्टिव। अगर आपका एक फसल कटता है तो ऐसा नहीं कि इसमें आपका न्यूट्रिशन नहीं बचा, तो इट शुड एक्ट एज ए रिजर्वायर। आपका एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। दूसरा आपका जो है इरिगेशन, वाटर का भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। जैसे मैंने प्रेसिजन एग्रीकल्चर की बात की, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है अभी पता नहीं है ना, आपको अभी यहाँ पे करोगे फ्लडिंग किसी भी एरिया में जहाँ पे आप करोगे, हम ऐसे ही पानी डालते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है। कुछ एरियाज है जहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी बचाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तीसरा, जैसे मैंने बोला, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करना है, सॉइल लॉस को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बचाना है। ठीक है, सॉइल आपका वहीं पे रहना चाहिए, इट्स द रिजर्वायर, जहाँ से अभी आप करोगे कल फिर से आओगे वहीं पे। ठीक है, तो ये जो रिसाइकलिंग है ये वहाँ पे रहनी चाहिए। फिर आता है आपका क्रेडिबिलिटी। दो अभी कहाँ पे इंडिया फोकस्ड है, सस्टेनेबिलिटी पे और किस पे है, क्रेडिबिलिटी, कि आप कितने क्रेडिबल बिजनेस सेट करते हो। अभी तक अगर आप देखो ना, आज तक बहुत सारे जो पब्लिक हो या प्राइवेट रिसर्चर्स हो, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं जिनको सब्सटेंशिएट करने में वो फेल रहे हैं। ठीक है, तो वो फार्मर क्या कहेगा, कोई बात उसको प्रूव नहीं कर पाए या कहीं बार उसका जो रिजल्ट नहीं आया अप टू द मार्क, तो उसको लोग कहेंगे स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल बेसिकली एक स्लैंग वर्ड है, वो एक फजूल है। फार्मर क्या कहेगा, वो एक फजूल था, उससे टाइमली आपका, फॉर एग्जांपल आप केमिकल्स यूज़ करोगे, केमिकल से क्या होगा, केमिकल्स की क्वालिटी होती है कि वो रैपिड एक्शन करते हैं, फटाफट काम करते हैं। बट केमिकल्स का डिसएडवांटेज ये है कि उनका टाइमली क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। उसके बाद तो वो स्नेक ऑयल होना, वो तो फजूल हुआ ना फार्मर के लिए। तो जो अभी की दुनिया में चल रहा है वो बायोस्टिमुलेंट्स है। क्या है, बायोस्टिमुलेंट्स है। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर भी क्या है, बायोस्टिमुलेंट्स है। क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स से आपका जो है एनवायरनमेंट, ये तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और इसकी रेगुलेशन सरकार से इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो सरकार का सपोर्ट है, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, आपके इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल भी जो फ्यूचर भी है वो क्या है, वो बायोस्टिमुलेंट्स ही है। अब देखो बायोलॉजिकल्स का रोल क्या है। बायोलॉजिकल्स में सारे आते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स आते हैं, आपका जो ये बायो कंट्रोल एजेंट जिस पे बेसिकली ट्रेनिंग है, ये सारे किस में आते हैं, बायोलॉजिकल्स में। अब देखो बायोलॉजिकल्स का रोल क्या है। अगर आप कहीं पे क्रॉप्स लगाओगे ना, कोई जो कन्वेंशनल मेथड आप है वो यूज़ नहीं करोगे, सिंपली आप कोई सीड लगाओगे और वेट करोगे वहाँ से किस चीज़ का, वहाँ से आपका यील्ड का। तो आपका जो यील्ड आएगा वो इट विल बी 52%। क्या आएगा, 52%। अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल एनपीके, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, या उसके साथ आप अच्छा सीड, गुड क्वालिटी सीड, हाइब्रिड सीड, या पीपीपी, कभी कभी आजकल जो है कि हम सीड्स को ही मिक्स करते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, या पॉलीमर कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसको पीपीपी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी है यील्ड की वो क्या है, 100%, जब आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करोगे। बट अगर आप इंटीग्रेट नाउ करोगे इसमें बायोलॉजिकल्स के साथ, इसको क्या करोगे, आपका कन्वेंशनल प्लस बायोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल बायोस्टिमुलेंट्स को ऐड करोगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स को ऐड करोगे, आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करोगे, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करोगे, जो अचीवेबल प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, इट्स 172%। कितना है, तो बायोलॉजिकल्स या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू हम कितना अचीव कर सकते हैं, 172%। तो अब क्या है बायोस्टिमुलेंट्स, बेसिकली जो एबिक है ना, यूरोपियन बायोस्टिमुलेंट इंडस्ट्री काउंसिल, उनके हिसाब से बायोस्टिमुलेंट कोई एक ऐसी चीज़ है, चाहे माइक्रोब हो, चाहे कोई भी नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस हो, जब भी आप प्लांट्स पे अप्लाई करोगे, प्लांट के कुछ वाइटल प्रोसेसेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्लांट्स को बायोटिक, एबायोटिक स्ट्रेसेस से बचाता है। और ये बायोस्टिमुलेंट्स बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है, जैसे सी से जो ये होते हैं ना फ्रेश वाटर लेक्स, वहाँ से जो वीड्स होते हैं ना, वीड्स उनको बोलते हैं सी वीड्स, उनसे आप क्या निकालोगे, बायोस्टिमुलेंट्स। ईजिएस्ट वे अगर आपका ये है यहाँ पे लोकली अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहोगे, या आपका एसिड बेस होता है, आपका सिलिका बेस्ड होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, माइक्रोबियल्स या केमिकल होते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स कुछ भी हो सकता है, इसमें लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते, प्लांट पार्ट्स भी हो सकते हैं, और केमिकल्स भी हो सकते हैं। सब प्लीज, हाँ नेक्स्ट।
तो अभी देखो टारगेट मार्केट, अभी थोड़ा बहुत हम ग्लोबल मार्केट की बात करें। बायोस्टिमुलेंट्स में क्या क्या आता है आपको? बायोस्टिमुलेंट्स में आपके ह्यूमिक एंड फॉल्विक एसिड्स आते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, आपके पास प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या माइक्रोबियल्स आते हैं। फिर आपका बायो कंट्रोल मार्केट है ये, इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें माइक्रोबियल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट डिराइव्ड पेस्टिसाइड्स आते हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मार्केट आता है, उसमें आपका EDTA, ADP एक्सेट्रा आता है एंड अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे एज़ोटोबैक्टर वगैरह है, राइजोबियम, ठीक है। और आपका आता है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन। देखो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आजकल, अभी कहाँ जा रहा है एप्पल इंडस्ट्री कश्मीर में, कहाँ जा रही है? हाई डेंसिटी ना, हाई डेंसिटी और उसमें इंपॉर्टेंट होता है ड्रिप इरिगेशन, और ड्रिप के थ्रू हम देते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिगेशन जब पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। तो ये जो मार्केट है ये बढ़ रहा है काफ़ी, क्योंकि आप वाटर, अगर आप फर्टिगेशन दे रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट की जो प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए कि इट शुड बी वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। इसमें आपके पास क्या क्या आता है? वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश अवेलेबल करते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स में नहीं आते। स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है NPK नॉर्मल, जो सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और अभी आप देख लो जो 2019 का फोरकास्ट वैल्यू, ये इंडस्ट्रियल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल जितनी एग्रो इंडस्ट्रीज है, इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखो कि बायोस्टिमुलेंट का कितना मार्केट है, ग्लोबल मार्केट जो बायोस्टिमुलेंट्स का वो कितना है? इट्स 2.2 बिलियन US डॉलर्स। कितना? ये रफली समझो 17 to 18,000 करोड़ का मार्केट है बायोस्टिमुलेंट्स का। तो इसी तरह अगर आप बायो कंट्रोल का देखेंगे, जो यहाँ पे आपका है बायो कंट्रोल, इट्स 4.8 बिलियन US डॉलर्स मार्केट। कितना है? ये 35,000 करोड़ के आसपास है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो आपका 1.1 बिलियन है। बायो फर्टिलाइजर्स में 1.1 बिलियन US डॉलर्स का मार्केट है। और वाटर सॉल्युबल जो अभी मैंने बोला न्यूट्रिशन, ये 3.4 बिलियन US डॉलर्स का मार्केट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्रो इंडस्ट्री में आपके पास स्कोप बहुत है, मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। तो डिपेंड, अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की है, मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। और अगर आप बायोस्टिमुलेंट्स की बात करोगे, टोटल जो दुनिया का मार्केट वैल्यू है ना, उसमें USA अकेले 15% मार्केट शेयर लेता है। कितना? 15% मार्केट कहाँ पे है? USA में। और अगर आप ब्राज़ील, इंडिया और चाइना को देखोगे, ये बायोस्टिमुलेंट मार्केट आपका 14 to 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है। हर साल ये 14 to 16% क्या होता है? बायोस्टिमुलेंट मार्केट इंडिया, चाइना और ब्राज़ील में कितना ग्रो होता है? एवरेज मान के चलो 15% ये ग्रो होता है। अभी देखो ग्लोबल मार्केट में अब डिफरेंट बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ना एसिड बेस होते हैं, सीवीड या प्लांट एक्सट्रैक्ट, सिलिका वेस्ट। इसमें जो एसिड बेस टोटल जो बायोस्टिमुलेंट मार्केट है, इसमें 50% अकाउंट्स टू एसिड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये कितना है? 41%। जो बाकी आपका बचा ना वो 9%। सो सबसे बड़ा मार्केट किसका है? एसिड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स होता है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड। तो सिंस आप लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ट्रेन हो रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि आपकी ओरिएंटेशन कहाँ होनी चाहिए? एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे आप करोगे बायोस्टिमुलेंट्स की। देखो अभी जो ये एसिड बेस है, जैसे मैंने बोला, ये लार्जेस्ट है साइज में, बट अभी जो कॉम्बी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 2-2, 3-3 जैसे एडिशन होता है, 2-2, 3-3 चीज़ों का बना होता है, इनको कॉम्बिनेशन बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं। वो आज की डेट में ज़्यादा डिमांड में रहता है मार्केट में। तो अदर प्रोडक्ट्स में आपके माइक्रोबियल्स आते हैं, जैसे मैं अदर्स में 9% का कह रहा हूँ, तो उसमें माइक्रोबियल्स आते हैं, बट उनका साइज इतना ज़्यादा नहीं है। अभी बायोस्टिमुलेंट्स में आपको पता है मेजर प्लेयर कौन है इंडिया में और ग्लोबल में कौन लीड कर रहा है? इट्स बायोस्टैट। बायोस्टैट इज द ग्लोबल लीडर ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स। इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? बायोस्टैट है। और ग्लोबल प्रेजेंस 22+ कंट्रीज में है। तो जो इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड बिकता है ना बायोस्टिमुलेंट्स का, वो बायोजाइम है। मे बी आप लोगों को आपने यूज़ किया होगा ना, मोस्ट ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ग्लोबल मार्केट में देखोगे वो वोकोजाइम के नाम से बिकता है। तो ग्लोबल लीडर कौन है बायोस्टिमुलेंट्स में? वो बायोस्टैट है। अभी देखो अगर आप देखो कि मेजर MNC प्लेयर्स भी इस फील्ड में आए हैं, जैसे आपका बास्प है, सिंजेंटा, बायर, UPL, कोपाट, वेल एग्रो, ये सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इस सेक्टर में, बायोस्टिमुलेंट सेक्टर में आ रहे हैं। सब प्लीज नेक्स्ट। अब देखो बायोस्टिमुलेंट मार्केट को आप क्रॉप वाइज देखेंगे।
जो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स है, इसमें जो मार्केट साइज है इट्स 42%। कितना है? 42। जो टोटल बायोस्टिमुलेंट मार्केट है इसमें, इसका जरा प्लीज ये देखो, वेजिटेबल्स का भी है नॉर्थ जैसे बारामूला वगैरह में है, तो काफ़ी स्कोप है बायोस्टिमुलेंट्स का। यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टोटल क्या है? 42%। और फॉर्चुनेटली लकीली हमारे यहाँ क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट ही है बड़ा, तो बायोस्टिमुलेंट्स में एक काफ़ी अच्छा स्कोप है। अब प्लीज़ हाँ, अब देखो इंडिया का अगर आप बायोस्टिमुलेंट मार्केट देखेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो इंडिया में बायोस्टिमुलेंट मार्केट था ये कितना था? 2023 करोड़। कितना? और 22-23 फाइनेंशियल ईयर में ये 3000 करोड़ के फिर 20 जो लास्ट ईयर 23-24 या एग्रो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ साल था, बट फिर भी 2900 करोड़ तक पहुंचा है। तो आई एम श्योर कि जो बाय एंड ऑफ दिस मार्च, जो ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में कंक्लूड होगा, सो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ये क्रॉस करेगा 3100 पिछले साल क्यों टफ था? अभी जो मार्केट में डिमांड है बहुत ज़्यादा पी रही है। जो एग्रो इंडस्ट्री ने ओवरऑल इंडिया में लास्ट ईयर सफर किया बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन बहुत कम हुई है लास्ट ईयर, ठीक है, और बाहर भी पंजाब वगैरह में भी। सो वेदर कंडीशन से फार्मर से बहुत सफर किया, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत डिप आया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना लास्ट 6 सालों का CAGR इट इज 7%। काफी बड़ा है सर। लेकिन सर वो तो ग्लोबल इसमें डिस्टर्बेंस तो हर साल होता है सर। फिर भी कह रहा हूँ मैं 7% ये बड़ा है 6 सालों में। CAGR होता है क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट। 6 सालों में ये डिक्रीज आने के बावजूद ही कितने परसेंट पे रहा है? 7% ग्रोथ पे। तो इस साल जो मार्च में ये डेटा आएगा ये 3200 करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि इस साल अभी तक 3 क्वार्टर्स में है, तो ये बहुत बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये मार्केट क्या है? ये ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कि फ्यूचर क्या है? बायोस्टिमुलेंट्स है, मार्केट इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इंक्रीज कर रहा है, देखो अभी सरकार की पॉलिसीज है, सरकार सपोर्ट कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे ये हुआ है, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रिलेटेड कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ये जो मार्केट है इसके काफ़ी अच्छे चांसेस नहीं तो ये तो बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है बायोस्टिमुलेंट्स का? अभी कुछ अगर आप देखेंगे MNCs तो ऑलरेडी बायोस्टिमुलेंट्स में थे। अभी फर्टिलाइजर कंपनीज जैसे इफ्को एंड कोरोमंडल ये भी इस सेक्टर में आ रहे हैं। इनका विजन क्लियर है कि ये मार्केट क्या है? ये बढ़ने वाला मार्केट है। तो अभी देखो सबसे बड़ा जो अभी मार्केट में है ना, इट्स बायोस्टैट्स बायोजाइम। जो बायोस्टिमुलेंट्स में अभी क्या है? ये बायोजाइम। ये कश्मीर की बात करें और इंडिया की बात करें, ये मार्केट को डोमिनेट कितने सालों से कर रहा है? इट इज डोमिनेटिंग इंडिया मार्केट विद 38 ईयर्स। तो कंटिन्यूसली हर साल ये ग्रो हो रहा है। 38 ईयर्स से ये प्रोडक्ट मार्केट में है और कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो उसका जो एक ब्रांड एथोस जिसे बोलते हैं, इट्स बढ़ना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। अपनी पर्सनल ग्रोथ भी, आपके एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी, हम सबको बढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब ये जो सीवीड, अभी जो हमारा टॉपिक है ना, अब आते हैं थोड़ा बहुत हम अपने टॉपिक पे। वो ये है कि आपको प्लांट बेस्ड या सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स का क्या रोल है सस्टेनेबल प्रोडक्शन में या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ये सारे सीवीड बेस्ड होते हैं। जो बायोजाइम में हम जो बायोजाइम एज अ बायोस्टिमुलेंट, वो एक सीवीड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट क्या है? सीवीड बेस्ड। और जो सीवीड इसमें यूज होता है उसको बोलते हैं एस्कोफाइलम नोड्यूसम।
एस्कोफाइलम रेड्यूसम की क्वालिटी है कि इसका जो सोर्सिंग होती है ये होती एंटार्क्टिका से, नॉर्वे से। कहाँ से? नॉर्वे से इस सीड को इंपोर्ट किया जाता है। नॉर्वे से इसलिए किया जाता है, देखो अगर आप बेसिक स्टार्ट करोगे ना, यू कैन यूज डल वीट। आप लोकली कोई भी वीट यूज कर सकते हो, क्योंकि एक स्टार्टअप को पहले इतने रिसोर्सेज होते नहीं कि आप यूरोप से इंपोर्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में आप कहाँ से यूज कर सकते हैं? लोकली। हाँ, अब ये है कि उसमें थोड़ा बहुत आपका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो कम होता है। वो क्यों होता है कम? कोई आइडिया है आपको? Why is it important to import Ascophyllum reducum from Norway, from Antarctica? No, climate नहीं। आपको पता है नॉर्वे की एक स्पेशल चीज़ क्या है? Have you any idea? नॉर्वे में 6 महीने दिन होता है, फिर नेक्स्ट 6 महीने क्या होता है? रात होती है। So there is continuous light in 6 months. तो जो नेक्स्ट 6 months वो क्या होता है? वो डार्क होता है। तो ये जो लाइट की 6 महीने होते हैं, इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअसली होती है ना, फोटोसिंथेसिस। वो जो फोटोसिंथेट्स आपके बनते हैं वो स्टोर, ये जो एस्कोफाइलम है अपने अंदर कितने न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जिनको ये नेक्स्ट 6 महीने यूटिलाइज कर सकता है अपने अंदर। तो इसमें भंडार होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो यहाँ लोकल वीड में। सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट मेक्स बायोस्टैट्स बायोजाइम मार्केट डोमिनेंट। इट्स द सोर्सिंग। अब लोकली बहुत सारा आपको मिलेगा, उनमें जो वीड है वो कहाँ का यूज होता है? उसमें उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बट एज ए स्टार्टअप आप यूज़ लोकली कर सकते हैं। डल वीड भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आप वीड को यहाँ लाते हो, क्योंकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि हम वीड्स में से जो आपके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिशन आपको निकालना है, अगर हमने केमिकल्स का यूज़ किया तो वो फिर ऑर्गेनिक रहा नहीं, है ना? वो कहाँ ऑर्गेनिक रहा? तो यहाँ पे बायोस्टैट की अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसको बिल्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोस्टैट इंड्यूस्ड लैक्टोफर्मेंटेशन क्या होती है? बायोस्टैट इंड्यूस्ड लैक्टोफर्मेंटेशन। इसमें जो होते हैं ना लैब, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरियम फॉर एग्जांपल, बहुत सारी स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है। वो इसमें से जो न्यूट्रिशन आपका जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कौन निकालता है? वो निकाली जाते हैं थ्रू फर्मेंटेशन। बिल्कुल ऑर्गेनिक। क्या होता है? बिल्कुल ऑर्गेनिक। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी जाइम मिलेगा ना बायोस्टिमुलेंट, आपको चेक करना पड़ेगा ये 100% ऑर्गेनिक है या, अगर उसका मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन केमिकल हुआ, अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए केमिकल्स यूज है तो वो फिर ऑर्गेनिक नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है? लैक्टो फर्मेंटेशन होती है। दैट्स वाई ये जो है अभी ऑर्गेनिक्स में आता है। देखो 5 की इंग्रेडिएंट्स होती है, मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट पे 5 की इंग्रेडिएंट्स होती है जिनको 5 का दम बोला जाता है, जो इस एस्कोफाइलम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला इसका ये होता है इंग्रेडिएंट होता है लैमिनेरिन। क्या होता है? लैमिनेरिन का कोई आइडिया है ये क्या करता है? आपके प्लांट के ना अराउंड होता है राइजोस्फीयर, जिसमें आपके माइक्रोब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्साइटोबैक्टर, राइजोबियम, या आपको फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रूट के इर्द गिर्द रहते हैं। आप जो भी न्यूट्रिशन देते हो, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर भी दे दो, वो इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? सॉल्युबलाइज कौन करता है? वही बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बेटर है ना कि अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर राइजोस्फीयर में माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे? तो आपके प्लांट के लिए न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो लैमिनेरिन होता है, लैमिनेरिन इज फूड फॉर व्हाट? ये इन्हीं माइक्रोब्स के लिए क्या है? ये फूड है। तो इससे माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो 10x बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। और जितनी माइक्रोबियल पॉपुलेशन आपकी प्लांट के राइजोस्फीयर में बढ़ेगा, उतने न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट के लिए अवेलेबल होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेचुरल फाइटो हार्मोन्स। अभी PGRs है वो तो लेकिन केमिकल है, उनको लैब में हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। इसमें नेचुरल फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जो वीड होता है ना एस्कोफाइलम रेड्यूसम, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स, ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं। और इससे क्या होगा? इससे आपका जो रूट एंड शूट एरिया होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको सेल फॉर्मेशन में और क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, जैसे फाइटो हार्मोन्स का रोल होता है। तो इसी तरह आपका जो राइजोस्फीयर है, बिगर रूट्स होंगे, शूट्स होंगे, तो क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, तो आपका जो यील्ड अल्टीमेटली वो क्या होगा? तो नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें क्या होता है? फाइटो हार्मोन्स। एक होता है लैमिनेरिन, दूसरा क्या होता है? फाइटो हार्मोन्स। तो थर्ड आपका जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स का काम क्या है? एंजाइम देखो, एंजाइम का अगर आप देखोगे ना, एक सिनोनिमस टर्म केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी चीज़ को फास्ट फास्ट करना ना, तो एंजाइम्स नेचुरल फॉर्म होती है उसकी, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, ये जो रेट ऑफ अपटेक है ना न्यूट्रिएंट्स का, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो भी आपके प्लांट्स के लिए जो राइजोस्फीयर में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये प्लांट्स को क्या कहेगा कि इसको थोड़ा बहुत खींचो, इट्स अ काइंड ऑफ मोटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे देयर इज अ बर्निंग फायर, आपके पास कोई आग जल रही है, अगर उस पर आप थोड़ा सा पेट्रोल डालोगे, व्हाट विल हैपन, वो स्पीड अप होगा ना, वो प्रोसेस क्या होगी। ये एंजाइम्स वही काम करते हैं, जो न्यूट्रिशनल अपटेक है इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं इस प्रोसेस को। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। और फिर फोर्थ आता है अपना वीटेन्स। वीटेन्स प्लांट नेचुरली भी अपने अंदर ये करता है, प्रोड्यूस करता है इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस आता है ना प्लांट में, उसके सेल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, वीटेन्स। वीटेन्स बचाता है, वो जैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अगर ड्रॉट आता है तो वो जो वाटर लेवल है सेल्स के अंदर, लीव्स के अंदर, उसको रेगुलेट करता है, सूखने नहीं देता प्लांट्स को। तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो वीटेन्स है। ये आपके प्लांट को क्या बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है, चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक स्ट्रेस हो। जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट इसमें है वो हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स का काम ही क्या है, जैसे आप जिम जाते हो, यू टेक प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है, वो बढ़ाता है, ठीक है ना, वो बल्क बढ़ाते हैं, मास बढ़ाते हैं। तो जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होता है। इससे आपके क्रॉप्स में ब्रांचिंग एंड टेलरिंग ज़्यादा होगी, वैसे जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और ओवरऑल जो है ये प्लांट का जो साइज है ना वो बहुत बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, आपका रूट एरिया, डीपर रूट्स होंगे, वाइडर रूट्स होंगे, सेकेंडरी रूट्स ज़्यादा होंगे, तो प्लांट आपका हेल्दी होगा। तो इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा विद दिस, वी विल विन दिस ग्लोबल चैलेंज टुगेदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।